अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 18 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो बिज़नेस स्ट्रेटेजी का है। ये उसका फोर्थ पार्ट है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहले 3 इसके पार्ट्स आपने पढ़े हैं उसमें हमने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स या एसपीयूज़ को डिस्कस किया था। हमने बिज़नेस स्ट्रेटेजी की बात की थी, हमने कंपेटिटिव एडवांटेज और कस्टमर वैल्यू की बात की थी, और उसके बाद हमने जो स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशंस हैं उनको डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम मूव करेंगे स्ट्रेटजीज़ की तरफ, और चूंकि हम एसपीयूज़ का लेवल पढ़ रहे हैं, बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ इसमें बनाई जाती हैं। बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ जो हैं इनकी 2 ब्रॉडर कैटेगरीज़ हैं। ये कंपेटिटिव भी हो सकती हैं और कोऑपरेटिव भी हो सकती हैं। जो कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ हैं इनको पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज़ भी कहा जाता है। जेनेरिक का वर्ड इसलिए यूज़ होता है कि ये बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, हर तरह की इंडस्ट्री में, हर तरह के सेक्टर में, एरिया में ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। इवन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च बताती है कि उन्होंने भी इन स्ट्रेटजीज़ को सक्सेसफुली यूज़ किया है। खैर, अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ को देखें, कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ को, तो एक मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है। एक साइड पे सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज है विच में बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट और डिफरेंशिएशन, और दूसरी साइड पे आपको स्कोप ऑफ मार्केट नज़र आ रहा है जो कि नैरो है या ब्रॉड है। कॉस्ट से मुराद यहाँ पे लो कॉस्ट है, क्योंकि अगर कंपनी इस पोजीशन पे आ जाए कि वो अपनी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको कम कर सके, तो कस्टमर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो सकती है। ये ऑलरेडी हमने सिनेरियो 1 में देखा था। इसी तरह जो डिफरेंशिएशन है उससे मुराद है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बड़ी यूनिक है और आप उसमें ऐसे फीचर्स ऑफ़र कर रहे हैं जो दूसरे ऑफ़र नहीं करते। तो ये जो यूनिक प्रोडक्ट है ये भी कस्टमर की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में मदद देगी। अब अगर कॉस्ट की स्ट्रेटजी हो और दूसरी साइड पे स्कोप जो है वो ब्रॉड हो, तो इस स्ट्रेटजी को कॉस्ट लीडरशिप कहा जाता है। जबकि डिफरेंशिएशन के साथ इसे सिंपली हम डिफरेंशिएशन ही कहेंगे। और अगर कॉस्ट के साथ हम एक नैरो मार्केट सेगमेंट या जिसे आप एक नीश मार्केट कह सकते हैं वो इस्तेमाल करें, तो इसे कॉस्ट फोकस कहेंगे। और डिफरेंशिएशन के साथ अगर हम एक नैरो मार्केट में जाएंगे तो इसे हम डिफरेंशिएशन फोकस कहेंगे। तो बुनियादी तौर पे जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो 3 हैं: कॉस्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन है और फोकस है। और फोकस को आप कॉस्ट फोकस में और डिफरेंशिएशन फोकस में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब बारी बारी इन स्ट्रेटजीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर कंपनी जो है उसकी एक कॉस्ट लेवल है और एक प्राइस लेवल है, और दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, जो कि फर्म के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। अगर हम इस पोजीशन पे आ जाएं कि अपना जो कॉस्ट लेवल है उसको कम कर सकें, तो इसका मतलब ये होगा कि जो फर्म की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कॉस्ट का कम लेवल है उसके और प्राइस के दरमियान जो गैप है, ये डिफरेंस है, वो बढ़ जाएगा, जिसे आप प्रॉफिट कह लें या फर्म की वैल्यू कह लें। अगर फर्म इस वैल्यू में से कुछ हिस्सा कस्टमर्स को दे दे, और वो देने का तरीका ये होगा कि वो उसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको भी थोड़ा सा कम कर ले, तो अब सिनेरियो ये बनेगा कि वो प्रोडक्ट जो कंपेटिटर्स ऑफ़र कर रहे हैं उसी तरह की प्रोडक्ट आप भी ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्राइस है वो कंपेटिटर्स की प्राइस से थोड़ी सी कम है, और ये जो प्राइस का डिफरेंस है यही कस्टमर की वैल्यू क्रिएट कर रहा है, और यही जो कस्टमर वैल्यू है वो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज बन रहा है। तो ये एक लो कॉस्ट स्ट्रेटजी की फ़िलासफ़ी है। अब इसके अगर हम मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स देखें, तो जो बुनियादी चीज़ है इसमें वो इकोनॉमी ऑफ स्केल है। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जब आप मैस प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है। इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं, और इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से जब आपकी कॉस्ट कम हो जाती है तो आप प्राइस भी कम रख सकते हैं। इस इकोनॉमी ऑफ स्केल को इंश्योर करने के लिए आप टाइट जो कॉस्ट कंट्रोल है वो भी अप्लाई करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को आप मेक श्योर करते हैं। फिर जो लर्निंग कर्व एक्सपीरियंस है वो भी इसमें हेल्पफुल होता है। लर्निंग कर्व एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि जब आप एक ही काम को
बार बार उस काम को आप रिपीट करते जाते हैं तो उसके लिए जो टाइम और दूसरे रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं, और जब वो कम हो जाते हैं तो इस चीज़ का नाम एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी जो है ये लो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन जो है वो आप कर सकते हैं, जैसे आप अगर R&D या HRM या जो सर्विसेज सेक्टर है या सेल्स फोर्स है या एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि जब आप लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी पे चलते हैं ना तो आपको यहाँ पे इन एरियाज में बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं रहती, तो यहाँ भी आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपको लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी पे चलना है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल या बहुत ज़्यादा जो है वो यूनिक नहीं होंगे, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा R&D पे बजट स्पेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब आप उस पर कम स्पेंड करेंगे बजट तो आपकी कॉस्ट खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी की एक खूबी ये है कि बहुत हाई कंपटीशन में भी आपको प्रॉफिट्स गेन करके देती है। फिर इसका एक फ़ायदा ये है कि चूँकि आपने मैस प्रोडक्शन करनी है और आपको जो रॉ मटेरियल है वो भी ज़्यादा चाहिए, तो सप्लायर्स के साथ जो आपकी बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह से आपको कुछ डिस्काउंट्स जो है वो मिल सकते हैं जो कि कॉस्ट को कम करने में मदद देंगे। फिर आपकी जो लो प्राइस है ये न्यू एंट्रेंट्स के लिए एक एंट्री बैरियर का काम भी करती है, क्योंकि वो अभी मार्केट में इंडस्ट्री में नए आते हैं और वो कॉस्ट को उस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर सकते जिस लेवल पे आप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एंटर ही ना हो, और अगर हो जाएं तो वो सस्टेन ना कर सकें। फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आपकी सेम प्रोडक्ट लेकिन कम प्राइस पे ऑफ़र करना कस्टमर को, यही कस्टमर वैल्यू क्रिएट करती है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कंपनीज़ की जो कि लो कॉस्ट पे चलती हैं, जैसे हाइपर स्टार है, ये रिटेल स्टोर से एग्जांपल है, या वॉचेस में से अगर हम एग्जांपल लें तो टाइमिक्स की एग्जांपल हो सकती है, और इसी तरह डेल कंप्यूटर्स की हम एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरी जो बड़ी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है उसे हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कहते हैं, और ये ऐसी प्रोडक्ट्स पे बेस करती है जो कि बड़ी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है, और आप उसे एक सुपीरियर प्रोडक्ट जो है वो कह सकते हैं। अब यहाँ कस्टमर वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, बिकॉज कि आप जिस प्राइस पे वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, अगर कस्टमर की जो विलिंगनेस टू पे है वो उस प्राइस से ज़्यादा है, तो जितनी वो उस प्राइस से ज़्यादा होगी उतना ही कस्टमर वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। ये ऑलरेडी हम एक एग्जांपल में पढ़ चुके हैं। अब ये जो यूनिकनेस है वो किस तरीके से आ सकती है, ये प्रोडक्ट के डिज़ाइन की वजह से आ सकती है, या ब्रांड इमेज की वजह से आ सकती है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकती है, ये उस प्रोडक्ट के बेहतरीन फीचर्स की वजह से हो सकती है, या आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर सर्विस की वजह से हो सकती है। तो ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, लिहाजा आप प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। यानी आपने कस्टमर को जो वैल्यू है वो क्रिएट करके दी, और वो वैल्यू कहाँ से आई, जो मार्केट प्राइस थी आपकी और जो विलिंगनेस टू पे थी कस्टमर्स की, उसके दरमियान का गैप। आप अगर चाहें तो अपनी जो प्राइस है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जैसे प्रीमियम प्राइस कहते हैं, लेकिन ये जो आप प्राइस बढ़ाएंगे ये कस्टमर की विलिंगनेस से बहरहाल कम ही रखेंगे, ताकि जो कस्टमर वैल्यू है वो भी मौजूद रहे और जो कंपनी की जो वैल्यू है वो भी इसमें शामिल हो जाए। इसी प्रीमियम प्राइस की वजह से हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनकी प्राइसेस आम ब्रांड्स की निस्बत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कस्टमर्स जो है वो इन्हें ख़रीद रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये दूसरे ब्रांड्स या कंपेटिटर्स की निस्बत ज़्यादा ज़रूर होती हैं, लेकिन अभी भी ये जो कस्टमर की विलिंगनेस टू पे है उससे कम रखी जाती हैं। सो इन दिस वे कंपनी अपना जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो उसे एंजॉय करती है, और जो कस्टमर्स हैं वो अपनी वैल्यू को एंजॉय करते हैं। फिर इस केस में जो ब्रांड की लॉयल्टी है वो भी ज़्यादा होगी, और यही जो लॉयल्टी है वो एक न्यू एंट्रेंट के लिए एंट्री बैरियर बन जाएगी। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये आम तौर पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ जाती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, जैसे BMW है,
बहुत हाई फाई ब्रांड है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। नाइकी को आप देख लें, रोलेक्स को देख लें, ये सारे के सारे ब्रांड्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। थर्ड कंपेटिटिव स्ट्रेटजी इज़ कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी, जिससे मुराद है कि आप लो कॉस्ट स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे एक स्मॉल मार्केट सेगमेंट को सर्व करने के लिए। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। पोर्टलैक कॉरपोरेशन एक कंपनी है जो कि टॉयलेट पेपर्स बनाती है, और ये जो टॉयलेट पेपर्स बनाती है वो सिर्फ अमेरिका के कुछ जो रिटेल स्टोर्स हैं उनकी चेन्स के लिए बनाती है, ताकि वो इसे एक स्टोर ब्रांड के तौर पे यूज़ कर सकें। ये जो टिश्यूज़ हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो कम रखते हैं। और कॉस्ट इसलिए कम रखते हैं कि इनकी जो एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो इसका मतलब है कि पोर्टलैक कॉरपोरेशन को हम कह सकते हैं कि ये कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं। फोर्थ कंपेटिटिव स्ट्रेटजी इज़ डिफरेंशिएशन फोकस, और इससे मुराद है कि आपने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है इन अ स्मॉल मार्केट सेगमेंट। और यहाँ पे मैं मिसाल दूंगा मॉर्गन मोटर कार कंपनी की। ये एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि क्लासिक स्पोर्ट्स कार्स बनाती है। आप कुछ इमेजेस इसके देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें कौन कौन से रिस्क मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं रिस्क ऑफ कॉस्ट लीडरशिप की बात करूँगा। एक तो ये कि कंपेटिटर्स इमिटेट कर सकते हैं जो आपकी लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है, कंपेटिटर्स इसे कॉपी कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से जो आपकी स्ट्रेटजी है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना रहे, या कुछ दूसरी जो बेसिस हैं कॉस्ट लीडरशिप की वो हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाएं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें एस्पेक्ट है वो प्रॉक्सिमिटी इन डिफरेंशिएशन इज़ लॉस्ट। ये जो प्रॉक्सिमिटी इन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है ये समझिएगा। देखें, जब मार्केट में एक ब्रांड मौजूद है और उसकी कुछ क्वालिटी भी है जिस प्राइस पे आप बेच रहे हैं, फिर एक और ब्रांड है उसकी प्राइस कम है तो क्वालिटी भी कुछ कम होगी, लेकिन क्वालिटी और प्राइस के दरमियान एक तनासुब पाया जाता है, एक आप कह सकते हैं कि रेशो जो है वो मौजूद होती है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि कस्टमर के भी माइंड में होता है कि अगर प्राइस कम है तो इसकी क्वालिटी भी थोड़ी बहुत कम ज़रूर होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आना है इसे हम प्रॉक्सिमिटी इन डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंस आना शुरू हो जाए, यानी जो डिफरेंशिएशन प्रॉक्सिमिटी है वो ना हो या बहुत कम हो जाए, तो ये चीज़ आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को ख़त्म कर देगी। यहाँ पे आप ग्राफ में इसकी एक मिसाल मैंने दी है। जो ब्लू ग्राफ्स हैं वो प्राइस को शो कर रहे हैं और जो ऑरेंज है वो क्वालिटी को शो कर रहे हैं। पहला जो ग्राफ है उसमें डिफरेंशिएशन शो की गई है, दिखाई गई है। तो आप देखें कि जो प्राइस और क्वालिटी है उसके दरमियान कोई गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉस्ट लीडरशिप में देखें वहाँ पर भी प्राइस कम है, क्वालिटी भी कम है, लेकिन स्टिल दोनों के दरमियान एक रेशो जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर ये रेशो इससे ज़्यादा हो जाए, जैसे आप देखें थर्ड केस में नो डिफरेंशिएशन प्रॉक्सिमिटी, यहाँ पे प्राइस तो उतनी है लेकिन क्वालिटी और ज़्यादा गिर गई, तो अब लोग ये सोचेंगे कि प्राइस कम ज़रूर है लेकिन क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि जो प्रॉक्सिमिटी इन डिफरेंशिएशन है वो ख़त्म हो गई। ये ख़त्म होगी तो कॉस्ट लीडरशिप का एज भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ रिस्क्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसमें भी अगेन कंपेटिटर इमिटेट, जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स को, वैरायटी को, उसकी जो यूनिकनेस है उसे कॉपी कर सकते हैं, या डिफरेंशिएशन की जो दूसरी बेसिस हैं वो ख़त्म हो सकती हैं या कम हो सकती हैं, या हो सकता है कि ये जो बायर्स हैं उनके लिए लेस इम्पॉर्टेंट हो जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग अगेन जो कॉस्ट प्रॉक्सिमिटी का कॉन्सेप्ट है उसको मैं ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ब्लू ग्राफ है वो प्राइस को शो कर रहा है और ऑरेंज जो है वो क्वालिटी को शो कर रहा है। तो फर्स्ट केस में देखें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है, उसकी प्राइस है और कुछ उसकी क्वालिटी है। फिर इसी तरह डिफरेंशिएशन है, उसकी भी प्राइस और क्वालिटी है। और डिफरेंशिएशन के केस में जो प्राइस और क्वालिटी है ये दोनों कॉस्ट लीडरशिप की निस्बत ज़्यादा है,
यानी कस्टमर को भी पता है कि जो सुपीरियर ब्रांड्स हैं उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी और प्राइस भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो क्वालिटी और प्राइस का डिफरेंस है कॉस्ट लीडरशिप की निस्बत, इसको एक लिमिट में रहना चाहिए। अगर ऐसा हो कि क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो तो इतना ज़्यादा नहीं है जबकि प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि इसमें कॉस्ट प्रॉक्सिमिटी ख़त्म हो गई है। और अगर कॉस्ट प्रॉक्सिमिटी ख़त्म हो जाए तो फिर जो डिफरेंशिएशन का एज है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने कॉस्ट लीडरशिप के केस में भी बताया था, उस केस में अगर डिफरेंशिएशन प्रॉक्सिमिटी ख़त्म हो जाए तो कॉस्ट लीडरशिप का एज ख़त्म हो जाएगा, और इस केस में अगर कॉस्ट प्रॉक्सिमिटी ख़त्म हो जाए तो डिफरेंशिएशन का एज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे रिस्क ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी। तो एक तो ये कि फोकस स्ट्रेटेजी भी कॉपी की जा सकती है। फिर जिस सेगमेंट को आपने टारगेट किया था वो सेगमेंट जो है वो अब अनअट्रैक्टिव हो गया आपके लिए, या जो कंपैटिटर्स हैं, ऐसे कंपैटिटर्स जो बहुत ब्रॉडली मार्केट को टारगेट करते हैं, तो वो भी उस सेगमेंट में आ गए, या ये सेगमेंट जो है इसके और दूसरे जो मार्केट सेगमेंट्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस बहुत कम रह गया। तो इन तमाम केसेस में जो फोकस स्ट्रेटजी है अब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अब ये जो रिस्क हैं, चूँकि ये स्ट्रेटजीज़ हमें कंपेटिटिव एडवांटेज दिला रही थी, तो ये रिस्क आने की वजह से हो सकता है कि आप अपना जो कंपेटिटिव एडवांटेज है उसे लूज़ कर दें, और इसकी नंबर ऑफ़ रीज़न्स हो सकती हैं। जैसे लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी किसी एसपीयू में आपने उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, या कंपेटिटिव इनोवेशंस हो सकती हैं, लेजिस्लेटिव चेंजेस जो है कोई आ सकती हैं, कुछ नई कस्टमर वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं, या सप्लायर जो है वो चेंज हो सकते हैं, या उनकी पॉलिसीज़ में कोई चेंज आ सकता है, या आपकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो हो सकता है पुअर हों, इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो आ सकती हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस हो सकती हैं, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है। तो बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अब आपका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, और हो सकता है कि आप उसे लूज़ कर दें। फिर जो कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ की वजह से कंपेटिटिव एडवांटेज हमें गेन हो रहा है, ये इंडस्ट्री की टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है जिसमें वो फर्म ऑपरेट कर रही है, क्योंकि रिसर्च बताती है कि मुख्तलिफ तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसको अगर हम एक मैट्रिक्स की मदद से समझें तो साइज़ ऑफ एडवांटेज, यहाँ एडवांटेज से मुराद कंपेटिटिव एडवांटेज है, वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। हो सकता है हमें एक ह्यूज कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाए, और हो सकता है कि हमें छोटे छोटे कई ऐसे एडवांटेजेस मिल जाएं जो मिल के एक बड़े एडवांटेज में कन्वर्ट हो सकें। दूसरी साइड पे है कि ये जो अप्रोचेज़ हैं टू अचीव द कंपेटिटिव एडवांटेज, वो बहुत सारी ऑप्शंस या अप्रोचेज़ भी हो सकती हैं और फ्यू अप्रोचेज़ भी हो सकती हैं। तो इसकी बेस पे चार तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारी अप्रोचेज़ हो सकती हैं कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन करने की। वो बेस्ड ऑन कॉस्ट लीडरशिप भी हो सकती हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन भी हो सकती हैं, लेकिन जो एडवांटेज हमें मिलेगा उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होगा, हमें स्मॉल एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री की एक एग्जांपल जो है वो ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, जहाँ पे एडवांटेज स्मॉल होगा लेकिन उसको हासिल करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह से जो स्टेलमेट इंडस्ट्री है वहाँ पे अप्रोचेस तो थोड़ी होंगी किसी भी कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन करने की, और उसके साथ साथ जो एडवांटेज हमें मिलेगा उसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं होगा। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा स्टील इंडस्ट्री की, जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लीडरशिप की जो स्ट्रेटजी है वो अप्लाई की जा सकती है, और ना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन जो है वो क्रिएट की जा सकती है। थर्ड नंबर पे अप्रोचेस जब बहुत सारी हों एडवांटेज को गेन करने की, और एडवांटेज का जो साइज़ है वो भी लार्ज हो, तो ज़ाहिर है ये एक आइडियल केस जो है वो बनेगा। तो इसे हम कहते हैं ये एक स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री है, और इसकी मैं एग्जांपल दूंगा जो लग्जरी कार्स हैं जैसे BMW है या मर्सिडीज़ है या इस तरह के और ब्रांड्स हैं। और चौथी जो टाइप ऑफ इंडस्ट्री है जहाँ पर अप्रोचेस तो कम हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन करने की बहुत थोड़ी ऑप्शंस हैं,
लेकिन जो एडवांटेज मिलेगा वो लार्ज साइज़ में मिलेगा। इस अप्रोच को हम वॉल्यूम कहते हैं, इस इंडस्ट्री को हम वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, जहाँ थोड़ी ऑप्शंस होती हैं कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन की, लेकिन जो एडवांटेज है वो ह्यूज होगा।